हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीएम साइकिल, क्रूसेलेशियन अम्ल उपापचय चक्कर, क्रूसेलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के बारे में। यदि इसके अन्य नाम देखते हैं, इसको अदर किन नामों से जाना जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन, मतलब इसमें अंधेरे में CO2 का स्थिरीकरण होता है, या हम इसको बोल सकते हैं डार्क एसिडिफिकेशन, मतलब अंधेरे में अम्ल का निर्माण होता है। यदि हम चर्चा करें तो जो सीएम साइकिल है, इसकी खोज किसने की थी, तो डिलेरी एवं रोमेनी नामक दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्टों ने सीएम साइकिल की खोज की थी। ये जो सीएम साइकिल है, यह चक्कर क्रूसेलेसी कुल के पादपों में चलता है, इसीलिए इसको क्रूसेलेशियन अम्ल उपापचय चक्कर कहा जाता है। यह हम बोल सकते हैं मार्शल मरूदविद पादपों में मुख्य रूप से यह चक्कर चलता है। कौन सा? सीएम साइकिल। यदि एग्जाम्पल देखें तो नागफनी, अघेव, पुरेसुला, इकाइनोकेक्टस, यक्का, इनमें मुख्य रूप से चक्कर चलता है। कौन सा? सीएम साइकिल। अब जो ये सीएम प्लांट्स होते हैं, सीएम साइकिल मुख्य रूप से सीएम प्लांट्स में चलता है। तो सीएम प्लांट्स में तिमिर सक्रिय रंध्र पाए जाते हैं। देखो तिमिर सक्रिय रंध्र क्या होते हैं? ये रंध्र डे में क्लोज होते हैं और नाइट में ओपन रहते हैं। इन रंध्रों को बोलते हैं तिमिर सक्रिय रंध्र। यह सीएम पादपों की प्रमुख विशेषता है। क्या है? तिमिर सक्रिय रंध्र, जो दिन में क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे और नाइट में क्या रहेंगे? ओपन रहते हैं। सीएम साइकिल में CO2 का डबल फिक्सेशन होता है, मतलब दो बार स्थिरीकरण होता है। बट आप हमेशा याद रखना, जो C4 साइकिल है और सीएम साइकिल है, समथिंग समथिंग एक जैसे हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या है, जो मैं भी बताता हूं। देखो C4 साइकिल में भी CO2 का डबल फिक्सेशन होता है और सीएम साइकिल में भी CO2 का डबल फिक्सेशन होता है। बट जो C4 चक्कर होता है, उसमें CO2 का स्थिरीकरण अलग अलग सेल्स में होता है। एक बार पर्णमध्योतक सेल्स में, एक बार पुल आच्छादित सेल्स में। बट जो सीएम साइकिल होता है, इसमें CO2 का दोनों बार स्थिरीकरण एक ही सेल में होता है। क्योंकि जो सीएम प्लांट्स होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी एब्सेंट होती है, मतलब इनमें अलग अलग प्रकार की सेल्स नहीं पाई जाती कि पर्णमध्योतक सेल्स, पुल आच्छादित सेल्स, जो C4 प्लांट्स में पाई जाती है। इसलिए सीएम पादपों में जो CO2 का डबल फिक्सेशन होता है वो एक ही सेल में होता है, पर्णमध्योतक सेल में। और C4 साइकिल में CO2 का फिक्सेशन अलग अलग सेल्स में होता है। एक बार पर्णमध्योतक सेल्स में होगा और एक बार किसमें होगा? पुल आच्छादित सेल्स में। जो सीएम प्लांट्स होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी एब्सेंट होती है, मतलब इनमें एक ही प्रकार की सेल पाई जाती है। और जो C4 प्लांट होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, उनमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। यदि सीएम साइकिल की क्रिया विधि की बात करते हैं तो सर्वप्रथम रात्रि के समय, हम रात्रि के समय इसमें दोनों चक्कर चलते हैं। रात्रि में कौन सा चलेगा? C4 चक्कर, और दिन में कौन सा चलेगा? C3 चक्कर, जो मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखो सर्वप्रथम रात्रि के समय क्या होगा, जो पर्णमध्योतक सेल्स होंगी उन पर्णमध्योतक सेल्स में पेप पाया जाता है, 3 कार्बन युक्त पेप, PEP। ये CO2 को ग्रहण करेगा, ये CO2 ग्राही है, और CO2 को ग्रहण करके पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इसको 4OAA में बदल देगा, मतलब 4 कार्बन युक्त ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में बदल देगा। सर्वप्रथम क्या हुआ? पेप ने CO2 को ग्रहण किया और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको किसमें बदल दिया? ऑक्जिलो एसिटिक अम्ल में। तत्पश्चात ऑक्जिलो एसिटिक अम्ल का मेलिक अम्ल में क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, मतलब 4OOA किसमें बदल जाएगा? मेलिक एसिड में। और इसी दौरान NADPH2 का NADP में ऑक्सीडेशन हो जाता है। NADPH2 का NADP में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस प्रकार रात्रि के समय CO2 का स्थिरीकरण होगा, ये प्रथम बार स्थिरीकरण है। अभी डबल फिक्सेशन होगा, कितना क्या होगा? अभी मैंने यहां लिखा था 2 बार स्थिरीकरण होता है, तो ये प्रथम बार स्थिरीकरण है, फर्स्ट स्थिरीकरण। किसमें?
रात्रि के समय CO2 किस में बदली, मैलिक एसिड में। तत्पश्चात देखो दिन के समय क्या होगा, दिन के समय इस मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलीकरण होगा। क्या होगा, डीकार्बोक्सिलीकरण होगा तो इससे एक CO2 बाहर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी तो ये किस में बदल जाएगा, 3 कार्बन युक्त पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। क्या हुआ रात्रि के समय, मैलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलीकरण हुआ तो एक CO2 इससे बाहर चला गया तो ये 4 कार्बन युक्त था तो ये 3 कार्बन युक्त पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और जो ये मुक्त CO2 हुई है, इस मुक्त CO2 को RUBP कैच कर लेता है। और आपको पता है C3 चक्र में जो CO2 ग्राही यौगिक होता है वो कौन होता है, RUBP। और यहाँ पे अब कौन सा चक्र चल जाएगा, C3 चक्र। ये RUBP इस CO2 को कैच करेगा और इसको रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, जो C3 चक्र का प्रमुख एंजाइम है, उस रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में ये इसको 3PGA में बदल देता है, जो C3 चक्र का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। और ये 3PGA विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये कौन सा चक्र चल गया, C3 चक्र चल गया। मतलब ये जो मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलीकरण हुआ था और ये पायरुविक एसिड में बदला था तो एक CO2 किधर चली जाती है, C3 चक्र में चली जाती है। और C3 चक्र में इसको ग्रहण कौन करता है, RUBP, जो C3 चक्र का CO2 ग्राही यौगिक है। ये इसको रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल देगा, 3PGA में बदल देता है। और 3PGA विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा अंत में किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। यह कौन सा चक्र है, C3 चक्र। ये कौन सा स्त्रीकरण हुआ, दूसरी बार। CO2 का स्त्रीकरण कौन सी बार हुआ, दूसरी बार। एक बार किसमें हुआ, 4OOA में, 4AA में। दूसरी बार किसमें हुआ, 3PGA में। तो कितनी बार स्त्रीकरण हुआ, डबल फिक्सेशन हुआ CO2 का। एक बार 3PGA में, एक बार किसमें हुआ, 4OAA में। इसलिए इसको बोलते हैं कि डबल फिक्सेशन होता है। यहाँ पे इस दौरान एक और क्रिया होती है, यहाँ पे NADP का NADPH2 में अपचयन होता है। NADP का किसमें अपचयन हो जाएगा, NADPH2 में अपचयन होता है। और तत्पश्चात क्या होगा, पायरुविक अम्ल PPD के एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें, फॉस्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। PPD के एंजाइम मतलब फॉस्फेट पायरुविक डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP से क्रिया करके वापस किस में बदल जाएगा, 3PEP में, 3 कार्बन युक्त PEP में बदल जाता है। और यहाँ पे ATP किस में चेंज हो जाती है, AMP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो जाती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखने की चीज है, जो ये CM साइकिल होता है, इसमें एक ग्लूकोज निर्माण के लिए 30 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। कितने चाहिए, 30 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है एक ग्लूकोज निर्माण के लिए। तो टोटल कितने ATP चाहिए, 30 तो ये है, और एक NADPH2 बराबर कितने ATP, 3 ATP। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे, 36। 36 ATP को 30 में ऐड करोगे तो कितने आएंगे, 66 ATP। तो एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 66 ATP आवश्यक होते हैं C4 चक्र की तरह, किसमें, CM साइकिल में। आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो CM पादप होते हैं उनमें दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी पाए जाते हैं और रुबिस्को एंजाइम भी पाए जाते हैं। और दोनों एंजाइम एक ही सेल में पाए जाते हैं। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों एंजाइम अलग अलग सेल्स में पाए जाते हैं, और इसमें दोनों एंजाइम एक ही सेल्स में पाए जाते हैं, प्रण मध्योतक सेल्स में। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी और रुबिस्को दोनों एंजाइम एक ही सेल में पाए जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।